अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 503 का टॉपिक नंबर 41 से 45 तक कवर करवाने वाली हूँ। सब अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस किया गया वो डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप कॉन्सेप्ट के स्टेजेस को, उसके अलावा उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो टीम इफेक्टिवनेस है उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की गई है वर्क ग्रुप इनपुट्स के बारे में, मतलब इसमें कुछ नेसेसरी पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका नेसेसरी इनपुट। इसके बाद करें जो इसमें वर्क ग्रुप जो वो इनपुट करते हैं एक एसेंशियल पार्ट किसी भी ग्रुप को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए। सेकंड पे कॉम्पोजिशन कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन है किसी भी वर्क की वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है आपके सक्सेस को। फैक्टर्स में आप जो कंसीडर करते हो उसमें आपके ग्रुप असाइनमेंट्स आते हैं, इसमें क्या आपके टास्क, रेलेवेंट एक्सपर्टीज होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, डाइवर्सिटी वगैरह होती है। फर्दर ये कि इसमें मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि इसमें टास्क, रेलेवेंट एक्सपर्टीज है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, डाइवर्सिटी इन स्किल्स है। उसके बाद अट्रैक्शन टू ग्रुप की बात कर ले फर्दर इसमें, तो अट्रैक्शन टू ग्रुप में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके लाइक फ्रेंडशिप्स इसमें आती हैं, आपकी जो इंटरेस्ट है आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ की, वो शेयर्ड वैल्यूज आते हैं, एफिलिएशन नीड्स आती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है। मेंबर रोल्स का फर्दर इसमें डिस्कस किया गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके ग्रुप रोल के टास्क आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें बेसिकली आप इनिशियल कंट्रीब्यूटर जिसमें आप पर्पस करते हो, गोल्स को सजेस्ट करते हो, डिफरेंट अप्रोचेस को। इन्फॉर्मेशन सीकर जिसमें जस्ट लाइक आप प्रॉब्लम जो टास्क को परफॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन गिवर जो कि प्रोवाइड करते हैं इनसाइट्स किसी भी प्रॉब्लम या टास्क के बारे में। कोऑर्डिनेटर या वॉलंटियर समराइज भी आप हो सकते हो, एनर्जाइजर भी आप हो सकते हो। उसके बाद लीडरशिप रोल्स की बात की गई है फर्दर यहाँ पे। सो लीडरशिप रोल में क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो लीड करते हैं आपको लाइक किसी टास्क रोल की तरफ। इसमें आपके इनफॉर्मल लीडर्स भी होते हैं जो कि मर्ज करते हैं किसी ग्रुप को, जिसमें आपकी इन्फ्लुएंसी भी आती है। फर्दर बात करें ग्रुप साइज के बारे में, तो ग्रुप साइज है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आता है साइज कंसिडरेशन के बारे में, मतलब जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो फेस करते हैं चैलेंजेस को, जैसे कि फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है या डेडलॉक्स। उसके अलावा जो आइडियल ग्रुप्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि 5 to 7 इफेक्टिव इनपुट्स को रिड्यूस करते हैं डेडलॉक्स में। और उसके अलावा जो लार्ज ग्रुप्स हैं वो लीड करते हैं सेंट्रलाइज इंटरेक्शन को और रिडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्शन को। सोशल लॉफिंग की बात कर लें तो इसमें जो लार्जर ग्रुप है वो एग्जिबिट करते हैं सोशल लॉफिंग को और फ्री राइडर्स को। इसमें सोल्यूशंस होते हैं इंक्लूड जैसे कि आपका अप्रोप्रिएट टास्क असाइनमेंट है, विजिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल वर्क है, फीडबैक है, रिस्पेक्ट है, स्टैंडर्ड है, कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स हैं। उसके अलावा इंटरेस्टिंग टास्क है, कॉम्पिटेंट मेंबर्स वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। अब फर्दर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वर्क ग्रुप प्रोसेसेस के बारे में। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वो डायनामिक इनर वर्किंग होता है ओवर द टाइम। इसमें अगर प्रोसेस फ्लोज की बात करें तो एनर्जी जो है वो डाइवर्ट करती है फ्रॉम द टास्क, फ्रॉम द डेवलपमेंट। उसके अलावा एनर्जीज में पॉजिटिव एनर्जी से जो क्या कर होते हैं जब आप कंबाइन करते हो अपनी गेन एक्सेस या लॉस को। नेगेटिव एनर्जी की बात कर लें तो इसमें आप लूज करते हो अपने ओवरवेट गेन को। नॉर्म्स जो है इसमें एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो बिहेवियर है वो रेगुलेट करें मेंबर्स के एक्शन को। नॉर्म डेवलपमेंट जो है इसमें आप डेवलप करते हो एक्सपेक्ट स्टेटमेंट्स को, क्रिटिकल इवेंट्स को, प्राइमेसी को और कैरी ओवर बिहेवियर वगैरह को। उसके बाद जो है इसमें प्रोडक्शन रिलेटेड होती है आपके प्रोसेसेस है, मतलब सोशल रिलेशनशिप्स आते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन आते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस की बात करें तो इसमें डिग्री ऑफ अट्रैक्शन है, मोटिवेशन है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कोहेसिवनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं फर्दर। सो बेसिकली अब इसमें क्या होता है कोहेसिवनेस में इंक्रीज करते हैं कम्युनिकेशन को, जॉब सेटिस्फैक्शन को। उसके अलावा इसका बेसिकली एम ही होता है कि ये ग्रुप मेंबर्स को अरेंज कर। उसके अलावा पोटेंशियल दे आपके ग्रेशन में। उसके अलावा वैलिड करते हैं डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स पे। और उसके अलावा इसमें इनोवेशंस भी आती है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग की बात कर लें सो इसमें बेसिकली ये बात करते हैं कि सिमिलर एटीट्यूड और वैल्यूज होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, आउटसाइडिंग सक्सेस हो सकती है, डिफिकल्टीज हो सकती है आपके ग्रुप को ज्वाइन करने में, और स्मॉल ग्रुप साइज भी होता है। स्टेज ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट फर्दर यहाँ डिस्कस किया गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 स्टेज होते हैं। फॉर्मिंग में आप क्या करते हो, आप एस्टैब्लिश करते हो न्यू जो ग्राउंड रूल्स हैं उनको। स्टॉर्मिंग में आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन देखते हो। नॉर्मिंग में आप बिल्डिंग करते हो कोहेजन को और कंसिस्टेंस को। परफॉर्मिंग की बात कर ली तो इसमें आप चैलेंजिंगली एनर्जी को टुवर्डली मतलब टास्क के तौर पे यूज़ करते हो। और उसके बाद है एडजॉर्निंग, इसमें आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो किसी भी डिसएंगेजमेंट के बारे में। एप्लीकेशंस फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया। सो एप्लीकेशंस में अब क्या होता है कि जो प्राइमरली अप्लाई करते हो आप न्यूली फॉर्म्ड और रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स के साथ।
ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो इसमें एडवांटेजेस होता है, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन होता है, अल्टरनेटिव होता है, एक्सेप्टेंस होता है, इस किस्म के इसमें जो है एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस में जो है बेसिकली वो आ जाते हैं आपके टाइम कंज्यूमिंग, माइनॉरिटी डोमिनेशन या प्रेशर टू कन्फर्म, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। इफेक्टिवनेस की फर्दर बात कर लें या एफिशिएंसी की बात कर लें तो इससे डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया पे, आपकी एक्यूरेसी या स्पीड और एक्सेप्टेंस वगैरह पर। इसमें आप इन्फ्लुएंस होते हो बाय द ग्रुप साइज, और इसके अलावा जो इसमें एफिशिएंट है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स हैं। अब फर्दर यहाँ पे जो बात की गई है इसमें बेसिकली वर्किंग की बात की गई है, उसके अलावा इम्प्रूविंग की बात की गई, डिसीजन मेकिंग की बात की गई है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का नॉमिनल ग्रुप्स टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ बात कर रहे हैं वो इफेक्टिव टीम की, टर्निंग ग्रुप्स इनटू इफेक्टिव टीम्स। अब बेसिकली इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डिस्कस किया टाइप ऑफ टीम्स को। वर्किंग टीम लाइक एक ऐसी टीम जो मतलब मिलकर काम करती है, किसी भी काम को परफॉर्म करती है। अब इसमें फंक्शनल, सेलुलराइट, वर्चुअल, क्रॉस फंक्शनल, ये 4 टाइप्स इसके आ सकते हैं। फर्दर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये क्लियर गोल होता है, इनके रेलिवेंट स्किल्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, यूनिफाइड कमिटमेंट्स, गुड कम्युनिकेशन इनमें आ सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी स्किल्स हैं वो अच्छी होती हैं, अप्रोप्रिएट लीडरशिप्स होती है, इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट भी इसमें ऐड होती है। फर्दर डेवलपिंग या मैनेजिंग अफेक्टिव टीम्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे वो डिस्कस ये कर रहे हैं कि इसमें प्लानिंग्स होती हैं, मतलब आप क्लियरली अपने गोल को एक्सेप्ट करते हो, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं वो सब। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्लैरिफिकेशन करते हो अपनी अथॉरिटी और स्ट्रक्चर इश्यूज के। लीडिंग का अगर देखा जाए इसमें डिटरमिन करते हो लीडरशिप रोल्स को, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग को, कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को, और उसके अलावा कंट्रोलिंग में वैल्यूएशन करते हो आप अपनी टीम परफॉर्मेंस की, और रिवॉर्डिंग के आपके टीम मेंबर्स को। अब फर्दर यहाँ पे उन्होंने कुछ और पॉइंट डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच क्या है। सो बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 पार्टीज जो है वो प्रिसिवली एक ही इंटरेस्ट के लिए मतलब ऑपोजिटली काम कर रही होती है, मतलब कि दोनों मिलके उनका मतलब गोल एक होता है, बट दोनों के जो मतलब उसको सॉल्व करने के तरीके हैं या मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग होती हैं। कॉजेज में इसके टास्क इंटरडिपेंडेंस आ सकते हैं, इसके अलावा रिसोर्सेज के बारे में इनकॉम्पेटेबल गोल्स आ सकते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर आ सकता है, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसके अलावा डिज़ाइन रिवॉर्ड सिस्टम का चेंज होना भी आ सकता है। उसके जो रेजोल्यूशन अप्रोचेज है उसमें आपका चेंज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है फैक्टर, जैसे कि इसमें यूज़ आप कर सकते हो इंटरपर्सनल मूड्स को, अवॉइडेंस को, अकोमोडेशन को, कंपटीशन को, कॉम्प्रोमाइजिंग को, कोलैबोरेशन वगैरह को। अब फर्दर हम देख लें इसका चैप्टर नंबर 42। तो इसका बेसिकली टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल कम्युनिकेशंस। अब इसमें कुछ इसकी लाइक जिस तरीके से डिस्कस किया गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसकी डेफिनेशन बताई गई है। सो कम्युनिकेशन बेसिकली कहते हैं क्रूशियल चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए, जाहिर सी बात है। नेचर की बात करें तो इसमें इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि ट्रांसफर और अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ के मीनिंग को, कम्युनिकेशन बेसिकली इसे कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली आई थिंक मैं एमसीए में भी पहले ये करवा चुकी हुई। सो दोबारा से वही बात है कि इसमें रिटन और स्पोकन आपकी वर्बल कम्युनिकेशन आते हैं। नॉन वर्बल में आपके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इनोवेशंस आ सकती हैं। कम्युनिकेशन का फर्दर प्रोसेस देखें तो इसमें जो है आपके पास सेंडर होता है, उसके जो आपके मैसेज सेंड करता है, उसके बाद रिसीवर जिसको आप इनकोड कह सकते हो, बेसिकली इनकोडिंग सॉरी। इसमें क्या होता है कि आपके जो मैसेज है वो सिंबल्स में किसी भी फॉर्म में वो ट्रांसलेट होता है, मतलब जो आपका माइंड में जो आपका मैसेज होता है वो मतलब अल्फाजों की सूरत में या लिखे हुए की सूरत में आपके सामने आता है। थर्डली आपका मैसेज है वो आप जो आउटकम आता है वो आपका मैसेज है जो कि आप इनकोड करते हो। मीडियम, जिस मीडियम के जरिए आप मतलब कि वो मैसेज कन्वे कर रहे हो थ्रू एनी सोशल मीडिया, एनी व्हाट्सएप, ट्विटर, एनीथिंग, उसके थ्रू वो आपका मीडियम है। रिसीवर की बात करें तो रिसीवर वो जो इंटरप्रेट करता है मैसेज को और ओवरऑल उसका जो प्रोसेस है उसको देखते हैं। और जो लास्ट पे बात की गई है वो नॉइज इंटरफेरेंस की, मतलब इसमें फीडबैक जो है रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है। ओवरऑल इसमें सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है बैरियर्स के बारे में। सो बैरियर्स को अगर हम देख लें, सो बैरियर्स में क्या होता है कि इसमें मतलब किस किस्म की जो रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन में आ रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात की गई है फिल्टरिंग की, मतलब मैनिपुलेट करने में इंफॉर्मेशन को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सेलेक्टिव परसेप्शन की बात कर रहे हैं। सेकेंडली
सो इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरप्रेट होता है आपके बेस करते जगह पर्सनल फैक्टर्स पर, उसके अलावा इमोशंस में आप इन्फ्लुएंस करते हो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसीव मैसेज में, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात करें तो इसमें आप एक्सीडली प्रोसीड करते हो अपनी कैपेसिटीज़ को, रिफेसिवनेस में जो बिहेवियर्स हैं वो फील करते हैं थ्रेटन, और लैंग्वेजेस में जो आप डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट मीनिंग्स के साथ लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। नेशनल कल्चर भी डिफरेंट होता है, इस वजह से भी ये बैरियर बन सकता है। ओवरकमिंग बैरियर्स में यूज़ ऑफ फीडबैक आता है, मतलब कि नॉन वर्बल और वर्बल आ सकता है। उसके अलावा जो है इसमें सिंप्लीफाई करना लैंग्वेज है। उसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, अब इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवली सर्च है किसी भी मीनिंग की विदाउट एनी प्रीमेच्योर जजमेंट। उसके अलावा वॉच करना आपके नॉन वर्बल क्यूज को, जैसे कि एक्शन कन्वे मीनिंग्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फर्दर यहाँ बात की गई ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मली जो ऑफिशियल फॉलो करते हैं एक चेन ऑफ कमांड को, वो ऐड होता है। इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें नॉन डिफाइन होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आता है, सेटिस्फाई सोशल नीड्स होती हैं। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो की बात करें तो इसमें डाउनवर्डली मैनेजमेंट होती है, जो कि एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करती है डायरेक्टली और कोऑर्डिनेट करती है, एवेल्युएट करती है। अपवर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो मैनेजर्स को फीडबैक देते हैं। उसके अलावा लैटरल्स आते हैं इसमें, जिसमें जो आपके लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हैं। डायगोनल की बात करें तो वो कट आउट करते हैं आपके क्रॉस योर वर्क और द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। चैप्टर नंबर 43 की बात कर लें तो इसमें बात की गई है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड चैनल्स इफेक्ट ऑफ ICT और मैनेजरल कम्युनिकेशंस। अब बेसिकली इसमें जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके, मतलब पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके ग्रुप के अमंग जो है वो फ्लो करते हैं। इसके अलावा इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं फर्दर। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेंट्रलाइज नेटवर्क। अब इसमें क्या है कि ये व्हील नेटवर्क है, इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क। अब इसमें जो होता है, जो मैसेजेस होते हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू आर सेंट्रल इंडिविजुअल्स। और उसके अलावा चेन नेटवर्क में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो कंट्रोल कर, सेंट्रल इंडिविजुअल जो मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पे बात की गई यहाँ पे वाई नेटवर्क की। सो ये फोक मेंबर्स होते हैं जो कि बिकम सेंट्रल बन जाते हैं बेसिकली। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स की बात कर लें फर्दर यहाँ पे, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो आपके सर्कल नेटवर्क्स हैं उनके बारे में बात की गई है, मतलब कि जो मेंबर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं विद योर नेबर्स। स्टार नेटवर्क्स में जो मेंबर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद एनी अदर मेंबर। डिफरेंसेस बेसिकली ये कि सेंट्रलाइज नेटवर्क जो है फास्टर होते हैं और सिंपल टास्क होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में। अब इसमें आपकी कुछ कम्युनिकेशन होते हैं, वर्टिकल आती है आपकी कम्युनिकेशन, जिसमें आपके पास आई गेस 2 पॉइंट्स आते हैं, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आती है और एक अपवर्ड कम्युनिकेशन आती है। डाउनवर्ड में इन्वॉल्व होती हैं आपकी जॉब इंस्ट्रक्शंस, आपकी रैशनैलिटीज़, आपका प्रोसीजर, फीडबैक, मिशन, इंकरेजमेंट। और उसके अलावा जो अपवर्ड है उसमें क्या होता है कि आप इन्फॉर्म करते हो अबाउट योर वर्क प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स, न्यू डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉय के एटीट्यूड्स हैं, ये सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लैटरल और डायगोनल कम्युनिकेशन होती है, जो कि क्रॉस आप करते हो अपने विद इन योर वर्किंग यूनिट्स। इसके अलावा ये रिलेट करती है आपके टास्क कोऑर्डिनेशंस के साथ। और फर्दर ये कि इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग आती है, पीर सपोर्ट्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस आते हैं। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब कि ग्रैपिव है वो कम्युनिकेट करता है विदाउट योर हायरार्किकल और टास्क कंस्ट्रेंट। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड चेन है और गूस चेन्स हैं। उसके अलावा जो है गॉसिप चेन्स है सॉरी, और प्रोबेबिलिटी चेन्स हैं, क्लस्टर चेन्स वगैरह इसमें आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात कर लें, इफेक्ट्स ऑफ ICT के बारे में, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस किया गया वो है नेटवर्क सिस्टम के बारे में। इन सेंस के जो नेटवर्क सिस्टम है बेसिकली वो किस तरीके से काम कर रहा है और मतलब उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स में क्या होता है कि जो आपके बेसिकली इसमें लाइक जो आपकी सिंपल आप लोग मोबाइल के थ्रू भी ईमेल्स करते हैं वो भी ऐड होती हैं। इसमें जो इसके एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इसमें टाइम से बहुत फैसिलिटेट करते हैं आपको न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो एलिमिट करता है नॉन वर्बल क्यूज़ को और पोटेंशियल मिसकम्युनिकेशंस को। वॉइस मेल्स भी ऐसे में मतलब सूटेड करता है वो शॉर्ट मैसेजेस के लिए, इसमें नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में स्टिमुलेट करता है कम्युनिकेशंस को, हाई स्पीड करता है। उसके अलावा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही डन होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो इसमें साइनोक्रॉस कम्युनिकेशंस आती हैं। उसके अलावा क्लोज सर्किट टेलीविजन आता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में EDI है।
उसकी फर्दर बात की गई है। सो इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम में भी इस किस्म के कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि इसमें वायरलेस कैपेबिलिटीज़ होते हैं जो कि डिपेंड करती हैं आपके सिग्नल्स पे जो कि आप सेंड करते हो थ्रू एयर और स्पेस। इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर यहाँ बात करें हैं। सो इसमें आपके ओवरकम्स होते हैं जियोग्राफिकल लेवल पर, उसके अलावा टाइम कॉन्सेंट्रेट्स होता है। साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक्स में आपकी कौन सी एक्सेसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, प्रेशर आ सकता है चेक इन करने का, सेपरेशन ऑफ वर्क आ सकता है, पर्सनल लाइफ आ सकता है। ओके, चैप्टर नंबर 44 की बात करें तो यहाँ पे बात की गई है कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। अब इसमें इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू बेसिकली इस तरीके से कि जो कंट्रोलिंग है किसी भी प्रोसेस के रेगुलेशन के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है और वो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को अलाइन करते हैं विद योर एक्सपेक्टेड गोल्स और स्टैंडर्ड्स। सोशल या स्पेशल रिलेशनशिप्स की बात करें जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन योर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो सेट करती है गोल्स को, जो कंट्रोलिंग है वो इंश्योर करती है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ट्रैक पर ही रहे। फर्दर यहाँ बात की कि जो कंट्रोल है वो सर्व करता है आपके एज अ रोल, जिसमें आप मैनेजर्स की हेल्प करते हो, उसके अलावा अनसर्टेनिटी से डिस्कस करते हो और जो आपकी इरेगुलरिटीज़ उनको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस की बात कर लें फर्दर इसमें। सो कंट्रोल प्रोसेस इन सेंस के जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन करते हो आप एरिया टू कंट्रोल, मतलब इसमें जो आपकी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जिसको आप कंट्रोल करते हो एवरी एस्पेक्ट पे वो होती है। उसके अलावा इसमें फोकस करते हो मेजर कंट्रोल पे जो कि अलाइन करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्राइटेरिया के लिए वैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंसेस को, रिलेटेड बिहेवियर्स को। इसमें आप सिवियर पर्पजेस होता है आपकी कम्युनिकेशन की, डिटेक्टिंग जॉब डिफिकल्टीज होते हैं, रिड्यूस करते हो आप इसमें गोल इनकरेजनेस को। मेजरिंग परफॉर्मेंसेस में आप यूज़ करते हो डिफरेंट टेक्निक जैसे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबी और बहुत क्वांटिटेटिव हो सकता है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है। कंपेयरिंग की बात कर लें फर्दर तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कंपेयरिंग का पूरा प्रोसेस है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंसेस का, उसमें आप मैनेजमेंट देते हो बाय एक्सपेक्टेशन सजेशन। इन्फॉर्मिंग करते हो बेसिकली, इन्फॉर्मिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर्स को सिग्निफिकेंट डेविएशंस के बारे में और जो आपके स्टैंडर्ड्स चीज़ें उनके बारे में क्लियर करते हो। रिकॉग्नाइजिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं फर्दर यहाँ पे, जिसमें आप रिकॉग्नाइज करवाते हो अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को और असेस करते हो आपके रीजंस को फॉर डेविएशंस। कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिफरेंट लेवल पे होते हैं, मतलब कि इसमें स्ट्रेटेजिक आ सकता है, टैक्टिकल आ सकता है, ऑपरेशनल कंट्रोल्स भी आ सकता है। फर्दर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। सब कंट्रोल प्रोसेस जो बेसिकली अब यहाँ पे क्या सीन होता है इसका कि बेसिकली सब कुछ ही सारी चीज़ें इसमें दोबारा से ऐड हो जाती है, मतलब कि जो आपके प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उसके बाद डेवलप करना, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको MBOBC में आता है ओवरऑल ये सारे जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई है रिविजिटिंग कंट्रोल प्रोसेस के, मतलब फिर आप उसको रिविजिट करते हो, उसमें आपके मार्केट कंट्रोल्स हो सकते हैं, उसमें आपके एम्फेसिस आ सकते हैं, उसमें आपका जो इफेक्टिव कंट्रोलर जो कि आप ओवरऑल लेवल्स पे देखते हो वो सब चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं। फिर फर्दर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम के। इसमें मार्केट कंट्रोल आता है, मतलब ये एम्फेसाइज करता है आपके एक्सटर्नल मार्केट मैकेनिज्म्स पे स्टैब्लिश करता है, मतलब स्टैंडर्ड्स आपके जो क्राइटेरियाज हैं उनको। फर्दर इसमें कंपटीशन रिक्वायर होता है, क्लियर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर होती है, उसमें आप रिक्रूट करते हो आपकी एक्टिविटीज़ को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल की बात करें सो वो रिलाई करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटीज़ पे, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे, पॉलिसीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स पे। और फर्दर ये कि ये जो यूज़ करते हैं ये प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इनहिबिट करती है इनोवेशंस पर। फोकस इनका होता है ऑन डूइंग जॉब्स पे। उसके अलावा इसमें एक्सट्रीम रिवॉर्ड सिस्टम होता है। और क्लाइंट कंट्रोल की बात करें तो वो रेगुलेट करता है ओवरऑल आपके जो बिहेवियर्स हैं थ्रू योर शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस वगैरह के साथ। और फर्दर एक वो एम्फसाइज करता है आपके इंटरनल मोटिवेशंस को, फ्लेक्सिबल ड्यूटीज़ को, एक्सपर्टीज जो बेस करती हैं आपके इन्फ्लुएंसेस पे। और कंडेंसिव इन इनोवेशन है फर्दर ये कि जो पोटेंशियल डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं किसी के भी कंट्रोल सिस्टम के वो ऐड होते हैं इसमें, जस्ट लाइक के जो आपका लाइक क्या आप कह लें कि इसमें जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं वो ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें कंसिडरेशन होती है जिसमें आपके बिहेवियर डिस्प्लेसमेंट्स आते हैं, गेम प्लेइंग आता है, ऑपरेटिंग डिलेज आते हैं। मैनेजर जो है वो अवॉइड करते हैं ओवर कंट्रोल को, अंडर कंट्रोल सिस्टम्स को जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ओवरऑल ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा इसमें जो एक और बात ये की गई कि ये मेजर करता है, कंपेयर करता है और टेक करता है ओवरऑल आपके जो मैनेजर एक्शंस हैं उनको कंटिन्यू थ्रू एक्शंस में।
और फर्दर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 45 मतलब लास्ट चैप्टर की, तो इसमें बेसिकली बात की गई है कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। इसमें आपकी टाइप ऑफ कंट्रोल आता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आप डिस्कस करते हो, आप डिस्कस करते हो टाइप ऑफ कंट्रोल के बारे में। टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें क्या करते हो, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हो, जो कि फोकस करता है रेगुलेट करने पे या इनपुट करने पे आपके मीट के स्टैंडर्ड्स को भी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एम्फेसाइज करता है प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स पर। उसके अलावा इसमें प्राइमरीली कंट्रोल है या प्रिवेंटेटिव कंट्रोल आता है। कॉन्करेंट कंट्रोल की बात करें तो इसमें रेगुलेट करता है वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को आपके, जो कि इंश्योर करते हैं कन्फर्मिटी को विद योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। चेक पॉइंट डिटरमिन करते हैं कि वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो करेक्टिवली एक्शंस को और नहीं कर सकते, नॉन सूटेबल है, क्रिएटिव और इनोवेटिव है या नहीं है। फीडबैक कंट्रोल की बात करें फर्दर, से फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करते हैं आपके रेगुलेशन को जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट या सर्विस को इंश्योर करने के लिए उसके फाइनल आउटपुट के स्टैंडर्ड्स को मीट अप करके। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो आपके फीड फॉरवर्ड्स हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि कॉन्करेंट कंट्रोल्स होते हैं जो कि फिजिबल नहीं होते और टू मच कॉस्टली हो सकते हैं। फर्दर ये कि एक फाइनल चेक होता है ग्रेविएशन के लिए, जो कि प्रोवाइड करता है एक प्लानिंग, एक असेसमेंट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंसेस के रिगार्डिंग। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये पोस्ट एक्शन कंट्रोल है या आउटपुट कंट्रोल है। अब फर्दर यहाँ बात की गई है मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। सो अगर मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे डिस्कस ये करें कि ये दो या दो से ज़्यादा फीड फॉरवर्ड्स होते हैं, इसमें कॉन्करेंट्स होते हैं, फीडबैक और कंट्रोल प्रोसेस भी होता है। फर्दर ये इन्वॉल्व करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पॉइंट्स में और डेवलप करते हैं ड्यू टू द नीड्स ऑफ द कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें प्रोडक्टिव साइकिल्स आ सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके इनपुट्स आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट्स आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं साइबरनेटिक और नॉन साइबरनेटिक साइकिल्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है, सॉरी कंट्रोल के बारे में। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी डिस्कस करते हैं किस्म के आपके लाइक सिस्टम्स को, जस्ट लाइक के जो आपका साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम है वो सेल्फ रेगुलेट करता है। उसके अलावा सिस्टम ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है और ये करेक्टिव एक्शंस को परफॉर्म करता है। इसमें अगर एग्जाम्पल है तो इसमें हीटिंग सिस्टम आ सकता है आपका, या जो आपका कंप्यूटराइज इन्वेंटरी सिस्टम है वो हो सकता है। नॉन साइबरनेटिक सिस्टम में क्या होता है कि रिलाई करता है ह्यूमन डिस्क्रिएशंस पर, फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस का। फर्दर यहाँ पर बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस के बारे में। सो अब इसमें क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंसेस है उसको डिस्कस किया गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी चीज़ का एक्टिविटी का रिजल्ट ऑफ एंड है, मतलब कि आपकी कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर, जैसे कि अगर आपके पेपर देते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आपकी परफॉर्मेंस है। फर्दर ये कि मैनेजर्स का कंसर्न करता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस लेवल पर, और ये कम्युलेट करता है एंड रिजल्ट को आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के साथ। और उसके बाद यहाँ पे मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस की बात की गई, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के बारे में। सो अब इसमें क्या होता है कि इसमें ओवरऑल आउटपुट्स होते हैं आपके गुड और सर्विसेज के बारे में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं आपके इनपुट नीड्स को। सेकेंडली बात की गई ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के बारे में, जिसमें आप मेजर करते हो कि किस तरीके से जो अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो मतलब परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से वो वेल ऑर्गेनाइजेशन तौर पे अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को। इंडस्ट्री रैंकिंग की बात कर लें फर्दर, तो इंडस्ट्री रैंकिंग में क्या होता है कि जो आपके जस्ट लाइक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नीड होती है कि वो कनेक्ट करें बिटवीन योर एक्शंस और आउटकम्स। और फर्दर ये कि इसमें ये भी एक पॉइंट है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज परफॉर्मेंसेज है वो मेजर करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटीज़ को, इफेक्टिवनेस को और इंडस्ट्री के रैंक्स को। अब लास्ट पे यहाँ पर बात करें टूल्स फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर है, एक इसका उसका मतलब दो टाइप्स हैं, एक ट्रेडिशनल है और दूसरी अदर फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स में आता है। तो ट्रेडिशनल में बेसिकली क्या होता है कि इसमें लिक्विडिटी होती है, लीवरेज होता है, एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और जब का बजट है वो प्लान करता है, उसमें कंट्रोल टूल्स यूज होते हैं। ईवीए की बात करें तो ये इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करता है। उसके अलावा इसमें एमवीए होता है, मतलब जो मार्केट वैल्यू भी इसमें ऐड की जाती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंट्रोल के बारे में बात की गई है। सो इसमें जो आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है MIS वो प्रोवाइड करता है आपको मैनेजर्स को, ताकि आपको एक यूजेबल या फिर एक मतलब के प्रॉपर एक मैनर मिल सके जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को रेगुलेट मतलब कि रेगुलेट करो ऑन योर बेसिस।
फर्दर यहाँ बात की गई डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, जिससे आपके रो फैक्ट्स को एनालाइज किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है डाटा के। मतलब एक डाटा जो है वो एक रो फॉर्म है किसी भी इंफॉर्मेशन की। जब उसमें से आप अपना जो मीनिंगफुल है, जो आपका रिक्वायर्ड डाटा, जब आप उसको आउट कर लेते हो तो फिर जो आपके पास आता है वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। फर्दर यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बैलेंस कि सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये एम्फेसाइज करता है, या आप कहेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जो कि कंसीडर करता है आपके फाइनेंशियल या कस्टमर इंटरनल प्रोसेसेस को। इसमें पीपल इनोवेशन आते हैं, ग्रोथ आ सकते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस कर रहा है वो बेंचमार्किंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बेंचमार्किंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसमें आप इस्टेब्लिश करते हो या आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके कॉम्पिटिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटर्स में वो आती हैं। इंटरनल बेंचमार्किंग आइडेंटिफाई करते हैं और यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस को विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर ये कि आप इसमें इस्टेब्लिश करते हो अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और इसके अलावा इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन देते हो अपनी इंटरनेशनल